हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो हमारा आज का एजेंडा रहेगा कि मैं आपको पहले बताऊंगी प्रोविजंस के क्या मीनिंग होते हैं और उसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रिजर्व्स के मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रोविजन और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है वो करेंगे। और लास्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिजर्व्स बताऊंगी जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आपको हर रिजर्व के बारे में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अकाउंट्स की लैंग्वेज में जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको चीज़ें हमेशा दिमाग में रहें। जब हमारे पेरेंट्स की सैलरी आती है तो क्या हम वो सारी सैलरी खर्च कर देते हैं? नहीं, हम उसमें से थोड़ा सा पैसा अपने एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, थोड़ा सा पैसा हम अपना सेव करते हैं, है ना। ऐसा होता है, सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते हो, है ना। अब जो खर्चे या जो लॉस हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें पहले से ही पता है, उस तरह के खर्चों को हम बोलते हैं नोन चीज। ठीक है ना, नोन है कि हमें पता है कि वो होगा। और जो खर्चे हमारे लिए अननोन है, मतलब हमें नहीं पता कि इस तरह का खर्चा हो सकता है, तो उसे हम अननोन के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं आपके पेरेंट्स ने कोई घर खरीदा है, उसकी ईएमआई की किश्त भरनी है, ठीक है, कोई ईएमआई जानी है, या फिर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम पे करना है। तो ये ऐसे एक्सपेंस है या ऐसे लॉसेस हैं जो उनको पता है कि ये होंगे ही होंगे, इनको वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें हो गई नोन। और अगर फ्यूचर में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की शादी ब्याह आ जाता है, उस समय आपको वो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो चीजें आपने सोची नहीं थी, वो अचानक से हो गई, एक्सीडेंटली हो गई, तो उसे हम बोलते हैं अननोन। इतनी बात समझ आए? ये तो हुआ हमारा नॉर्मल लाइफ का खर्चा। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे हम लोगों के साथ हैपनिंग्स होती हैं वैसे ही बिजनेस के साथ भी होती है। ठीक है, अब जो एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस के लिए नोन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रोविजंस कहते हैं। ठीक है, और जो लॉस बिजनेस के लिए अननोन होते हैं उसे हम रिजर्व्स कहते हैं। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, और डिटेल में समझाती हूं मैं। जैसे कि अगर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को पता है कि उसने सामान उधार में बेचा है, तो उसके डेटर्स क्रिएट हुए होंगे, और कोई ना कोई डेटर तो ऐसा होता है जो उसका पैसा नहीं दे पाता टाइम पर, उसका पैसा डूब जाता है। तो इस तरह का खर्चा हमें पता है कि फ्यूचर में होगा ही होगा। इतने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पैसा नहीं देगा, तो वो क्या हो गया आपका नॉन एक्सपेंस। इसी तरह आपकी जो एसेट्स आप यूज कर रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया आपका नॉन एक्सपेंस, है ना। लेकिन अगर बिजनेस में स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो जाए, तो वो क्या हुआ, वो तो अननोन हुआ, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के माइंड में ये कभी नहीं आता कि मेरे बिजनेस में स्ट्राइक हो जाए या मेरे बिजनेस में जो मैंने सामान रखा है उस गोडाउन में आग लग जाए, वो ऐसा कभी नहीं सोचता। लेकिन ये चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है इन चीजों की। तो इस तरह के खर्चे हो गए हमारे लिए अननोन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर बिजनेसमैन को अचानक से फायर लगने से नुकसान हो जाए तो क्या वो इतना बड़ा नुकसान उसी समय भर सकता है? मुश्किल है ना थोड़ा, है ना। इसी तरह अगर अब मुश्किल है उसके लिए, तो वो क्या करेगा कि हर साल जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं ना, उस प्रॉफिट्स में से वो थोड़ा सा पैसा बचा के रख लेता है, ताकि फ्यूचर में होने वाले खर्चों में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। फिर चाहे वो खर्चा नोन है चाहे अननोन है, बस वो एक तरह का हमने क्या किया, सेविंग कर ली, अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा लिया, सेव कर लिया, ताकि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम भर सके। इतनी बात समझ आ गई सभी को? वेरी गुड। अब देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक चीज थी कि ये एक्चुअली में है क्या चीज, प्रॉफिट में से बचा के रखा हुआ थोड़ा सा पैसा।
तो इन्हीं दोनों तरह के प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? प्रॉफिट से पैसा बचा के रखा है तो नाम भी तो एक हो सकता था ना, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर, मीनिंग पर। प्रोविजन एक ऐसी अमाउंट है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट्स में से बचा के रखी जाती है टू कवर द नोन लायबिलिटी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नोन लायबिलिटी कौन सी होती है? जो एक्सपेंसेस आपको पता है, जो लायबिलिटीज आपके ऊपर क्रिएट होंगी, जैसा कि मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन एक तरह का नुकसान है जो आपके ऊपर क्रिएट होगा ही होगा। प्रोविजन फॉर डेट्स मतलब डाउटफुल डेट्स हैं आपके ऊपर क्रिएट हो गए हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स देना ही है, इससे आप बच नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को। तो टैक्स पे करने के लिए भी थोड़ा प्रॉफिट हम पहले से ही बचा के रख लेते हैं। तो जितनी भी हमारी नोन लायबिलिटीज होती है ना, जिनके बारे में हमें पता है या जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ ये खर्चे हो सकते हैं, इस तरह के लॉस हमें हो सकते हैं, उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जो प्रॉफिट बचा के रखा जाता है उसे हम प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। और ये है बात ध्यान रखना कि ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप जब इन प्रोविजंस को क्रिएट करेंगे तो इनसे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाना। जैसे कि सपोज करते हैं एक बिजनेस है, उसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें से उसने 1,50,000 को रुपीज को प्रोविजन के तौर पे बचा के रख लिया, तो अब उसका प्रॉफिट कम होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। पहले 5 लाख था, उसमें से 1.5 लाख निकल गए तो प्रॉफिट तो कम हो गए। और ये ऐसे चीजें होती हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम बैलेंस शीट में P&L में शो करते हैं। इसी वजह से जो चीजें हमारी P&L में दिखाई जाती हैं उन चीजों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है जी। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये एग्जांपल्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद होता है प्रोविजन बनाने का? सबसे पहली बात कि आप अपने नॉन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए पहले से ही थोड़ा पैसा बचा के रख लेते हो, जिससे कि फ्यूचर में आपके ऊपर पेमेंट करने का बर्डन नहीं पड़ता। आपके पास पहले से ही पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, जैसे ही पेमेंट का टाइम आया पॉकेट से पैसा निकाला और दे दिया, ठीक है। दूसरी बात कि ये कंटीजेंट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता दूं, ये ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में हो भी सकती है हमारे ऊपर और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे कि कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, अगर आप केस हार गए तो आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, अगर आप जीत गए तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू शो द ट्रू पोजीशन। अगर आप चाहते हो आपकी बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे तो उसके लिए प्रोविजन बनाना ही पड़ता है। ये ध्यान रखना कि इसको बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है। जो हमारी टैक्सेशन अथॉरिटी है या जो हमारा अकाउंट्स के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा, प्रोविजन बनाए बिना बिजनेस नहीं चल सकता। फिर इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो ये पूछता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, ठीक है, कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा कि इसको बनाना कंपलसरी होता है। तीसरा कि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पर बेस्ड होता है। एंड फोर्थ आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। क्या फायदा है हमें प्रोविजंस बनाने का? सबसे पहली बात कि ये बिजनेस को किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचा लेता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में इस तरह का लॉस हो सकता है, उसके लिए हम पैसा आज से ही बचा रहे हैं, है ना, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आप अपने फर्म का नेट प्रॉफिट सही जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोविजंस बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट इट शो द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड एंश्योर द स्टेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशन। स्टेबिलिटी क्यों होती है आपके बिजनेस में? क्योंकि जब आपका बिजनेस रेगुलरली प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बचा के रखता है और फ्यूचर में उस पैसे का इस्तेमाल करता है अपने नॉन एक्सपेंसेस के लिए, तो बिजनेस लगातार चलता रहता है, बिजनेस में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। अगर आपने प्रोविजंस नहीं बनाए और फ्यूचर में आपके ऊपर कोई लॉस आ गया, उसको भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी एसेट्स बेचनी पड़ेगी या आप अपना पर्सनल कैश यूज करेंगे, जिससे कि बिजनेस को नुकसान होगा, तो बिजनेस रुक सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे लिए अननोन होते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि ये लायबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पहले से ही पैसा बचा के रख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेसमैन भी करता है।
बिजनेसमैन क्या करता है? इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए वो रिजर्व्स रखते हैं, अपने प्रॉफिट से ये पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पैसा निकाला जाता है ये अननोन लायबिलिटीज के लिए होता है। ठीक है, या इसको हम कंटीजेंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। अब ये अननोन लायबिलिटीज कैसे होंगी? जैसे कि सपोज करते हैं आपकी बिजनेस में लॉकआउट हो गया या स्ट्राइक्स हो गई, जिसकी वजह से पूरा 1 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ बिजनेस में। प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगी, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, फर्म को तो नुकसान हो गया। अब फर्म कहाँ जाएगी इस नुकसान को भरने के लिए? कुछ नहीं करना है। अगर फर्म ने पैसा बचा के रखा था एज ए रिजर्व, तो वो उस रिजर्व में से पैसा निकालेगी और अपने नुकसान के लिए जो भी पैसा उसको चाहिए वो वहां से यूज कर लेगी। ठीक है, बात समझ आई? अब सवाल ये उठता है कि इसको अलग से नाम क्यों दिया गया है? हम प्रोविजन का पैसा क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोविजन ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें पता है होंगे ही होंगे, हम उसके लिए रखते हैं। लेकिन रिजर्व्स हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले अननोन लायबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ठीक है, अभी उनके पास इतना ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं आ रहा कि वो रिजर्व्स बना के रखे, तो वो सिर्फ प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, उसको बनाए बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, प्रोविजंस तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो कहती है कि भाई बहुत सारा पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, आप प्रोविजंस क्रिएट कर लो, रिजर्व्स आप रखो ना रखो वो आपकी मर्जी है, इट इज वॉलेंट्री। ठीक है, इट इज ऑप्शनल। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है उसमें से आप प्रॉफिट निकाल के रखना चाहते हो एज ए रिजर्व तो रख लो, अदरवाइज मत रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोविजंस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो खर्चे पता है कि होने हैं उन खर्चों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसीलिए इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट का जो पैसा बच गया ना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इस तरह के रिजर्व्स को हम P&L में नहीं दिखाते, ये हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करते ये चीजें, ये P&L में नहीं आती है, ये आती है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, रेवेन्यू रिजर्व। अब थोड़ा सा इनको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जनरल रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व होता है जो हमने जनरल रिजर्व के नाम से रख लिया, और ये जनरली किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी पर्पस के लिए। स्ट्राइक्स हो गई, उससे नुकसान हुआ, जनरल रिजर्व का पैसा यूज कर लो। बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है, जनरल रिजर्व का पैसा यूज कर लो। शेयर्स बेचने थे, उस पर नुकसान हो गया, वहां पर जनरल रिजर्व का फायदा उठ कर सकते हो आप। ठीक है, जनरल रिजर्व कहीं भी यूज किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम पैसा बचा लेते हैं। जब वो जैसे सपोज कंपनी में से वो रिटायर होकर जा रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम आप उसको अच्छा खासा पैसा देंगे। अब सपोज किसी एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए देने पड़ गए एक ही समय पर, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक ही बार में 10 लाख दे दो? ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम हर साल रिजर्व रखते रहेंगे, और जब कोई वर्कमैन जाएगा तो उसके कंपनसेशन के लिए हम वहां से पैसा निकाल लेंगे। इसी तरह से रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं रिजर्व्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करता है, क्योंकि किसी भी तरह की मिसहैपनिंग वाली पोजीशन में हमें किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है पैसे के लिए। हमारे पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, हम वहां से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, ये फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचाता है। ठीक है, ये आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करता है। ये डिविडेंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कैसे करता है ये अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए भी बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम इसको बनाना तो लीगल नहीं था, मतलब वो नहीं था, कंपल्सरी नहीं था, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आ गई? क्योंकि कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो हमें बनाने ही पड़ते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरह के रिजर्व्स बनाने हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। रिजर्व बनाने का क्या फायदा है? पहला, ये सिक्योरिटी देता है हमें किसी भी तरह के फ्यूचर लॉस से। ठीक है, ये हमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में मदद करता है। रेगुलर डिविडेंड देखा जाए तो ये और ये लगभग सेम ही है।
बिल्ड्स क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है एक बिजनेस के ऊपर भरोसा होना। तो जिस बिजनेस के पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स को उस कंपनी पे भरोसा होता है कि अगर इन केस फ्यूचर में किसी तरह का लॉस हो भी गया तो कंपनी हमें नुकसान में नहीं जाने देगी, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो वो रिजर्व से पैसा निकालेगी और उस नुकसान को भर लेगी, तो हम लोग सेफ हैं, है ना। तो ये इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाता है, जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ज्यादा आपकी पोजीशन बेटर मानी जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है? देखिए अगर आपको मीनिंग समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ आ गया ना, तो डिफरेंस तो बहुत ईजी है करना। तो हम जल्दी से इनको एक बार देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है? वो नोन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं, और रिजर्व जो है वो अननोन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रोविजन जो होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय डिडक्ट किए जाते हैं। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आ गया है, उस नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि इसको बनाना कंपलसरी है, इसको बनाना ऑप्शनल है। ठीक है, कि आप बनाना चाहें तो बनाओ, अदरवाइज रहने दो। नेक्स्ट है यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड। मतलब प्रोविजन ना सिर्फ उसी चीज के लिए यूज किए जाते हैं जिस चीज के लिए वो बनाए गए हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो वो सिर्फ डाउटफुल डेट्स की पेमेंट के लिए ही बनाए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो वो सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए ही यूज किया जाएगा, उसको कहीं और आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन रिजर्व जो है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस वाले होते हैं जिनको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि किसी खास मकसद से के लिए बनाया गया, और जिस मकसद के लिए बनाया गया वहीं पर आप उसको यूज करेंगे। अदरवाइज जनरल रिजर्व्स तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये अकाउंट्स में कहाँ दिखाए जाते हैं। प्रोविजन जो होती है वो लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये एसेट्स में से या फिर एसेट्स में से इनको डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डेटर्स हैं, तो वो डेटर्स में से रिड्यूस होंगे। लेकिन जो रिजर्व्स हैं वो लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट के, और इसका एक अलग से हेड बनाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट डिविडेंड, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोविजन को डिविडेंड के तौर पे बांटा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कैन नॉट बी यूज्ड। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे, कहीं और आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन रिजर्व्स को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी लायबिलिटी को कंप्लीट कर देना। अब हम टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की बात कर लेते हैं कि कितने तरह के रिजर्व्स हमारे पास होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट है जनरल रिजर्व। इट इज क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जनरल रिजर्व एक जर्नल पर्पस के लिए बनाया जाता है, और इसमें जो पैसा रखा जाता है वो किसी भी मकसद के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाए जाते हैं, और जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं ना, पैसे को आप उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने बनाया बिल्डिंग फंड रिजर्व, ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रिजर्व आपने बनाया, तो आप उस पैसे से सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपने रिजर्व बनाया, तो वहां से आप सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट कर सकते हो, कोई और काम नहीं करोगे। डिविडेंड एक्चुअलाइजेशन रिजर्व अगर आपने बनाया है, तो जो डिविडेंड की पेमेंट के लिए बनाया गया है, तो आप सिर्फ उससे डिविडेंड की पेमेंट ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिमिट हो जाती है एक। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिजर्व, यानी कि ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं, और ये हमेशा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के तौर पे किया जाता है। अब ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट्स वो होते हैं जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज में से बचा के रखे जाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर प्रॉफिट्स होते हैं ना हमारे, उन जैसे सेल्स हो गई, ठीक है, तो अगर हमें उसमें से, उस प्रॉफिट्स में से हमने बचा के कुछ पैसा रख लिया, तो वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नाम से पता चल रहा है ये कौन सा होगा, जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से निकाला गया होगा।
तो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब ये कैपिटल प्रॉफिट्स क्या बना है, वैसे तो मैं आपको ये ऑलरेडी चीजें सारी बता चुकी हूँ, बट फिर भी कई बार भूल जाते हैं हम। तो लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, कि जब हम अपनी कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं ना, तो उसको सेल करके जो पैसा हमारे पास आता है, उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई मशीन बेच दी, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरह की चीज बेची है, तो उससे आने वाला पैसा कैपिटल प्रॉफिट होगा। या फिर अगर आपने कोई शेयर्स फॉरफिट कर लिए, किसी के शेयर्स थे वो फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, तो उस पे मिलने वाला पैसा भी आपका कैपिटल रिजर्व होगा। इस तरीके के जो ऐसे रिजर्व्स जो कभी कभार क्रिएट होते हैं, मतलब ऐसी चीज जो कभी कभी होती है। रेवेन्यू रिजर्व क्या होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो रेगुलर नेचर पे होते हैं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट्स वो होते हैं जो कभी कभी होते हैं। तो अगर आप कैपिटल प्रॉफिट्स में से पैसा बचा रहे हो ना, तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। सीक्रेट रिजर्व, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब ये सीक्रेट रिजर्व क्या है, सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट मुझे बताइए। अगर किसी का सीक्रेट है तो क्या आप सारी जगह बताएंगे उसे? नहीं, आप उसे छुपा छुपा के रखोगे। अगर आपका कोई पर्सनल सीक्रेट है, वो भी आप उसे छुपा के रखोगे। वैसे ही कंपनी में भी होता है कि कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो वो छुपा के रख लेते हैं लोगों से, किसी को नहीं बताते, ना तो वो इन्वेस्टर को बताते हैं, ना वो किसी मतलब क्रेडिटर्स, ओनर्स, किसी को नहीं बताते, टैक्सेशन अथॉरिटी को भी नहीं बताते, छुपा के रख लेते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर हिडन, और ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते। अगर बैलेंस शीट में दिखा दोगे तो वो तो सबको नजर आ जाएंगे, फिर सीक्रेट कहाँ रहा, है ना। अब ये हो गया सीक्रेट रिजर्व। अगर आप चाहते हो कि मैं सीक्रेट रिजर्व पे कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि वो कैसे बनाए जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।